प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत क्लास 10th में इंग्लिश के चैप्टर एनिमल को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद क्लास 10th में ही हिंदी के चैप्टर अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल्स, जो आपके इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सभी क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अबाउट पोएट एंड पोएम, मतलब हम पोएट के बारे में और पोएम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे और जानेंगे। पोएम एनिमल्स, और हम सभी एनिमल्स पोएम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, अब हम पोएट के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। पोएट का नाम वॉल्ट व्हाइटमैन था। वो अमेरिकन पोएट थे, एसे राइटर और जर्नलिस्ट भी थे। उनका बर्थ 31 मई 1819 में न्यूयॉर्क में हुआ था और उनकी डेथ 26 मार्च 1892 न्यू जर्सी में हुई थी। अबाउट द पोएम, दोस्तों अब हम पोएम के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे और जानेंगे। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड his will to become an animal because he thinks animals are far better than human beings। मतलब इस पोएम के अंदर पोएट ने यानी कवि ने अपनी विल दिखाई है, अपनी इच्छा दिखाई है कि उनको जानवर होना चाहिए था। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो ऐसे समझते हैं और मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स से बेटर एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रीडी and full of jealousy against each other, but animals are calm and self-contained। The animals are happy with what they have। Human beings यानी जो मनुष्य होता है वो बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही मतलबी और एक दूसरे से जलते हैं वो सभी। लेकिन यहीं पर जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो बहुत काम, बहुत शांत होते हैं और उनके पास जो भी होता है उसमें वो खुश रहते हैं। आइए दोस्तों, हम सभी ये पोएम पढ़ते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। दोस्तों, इस पैसेज का मतलब है, मैं चाहता हूं कि काश मैं एनिमल्स के साथ रह सकता उनकी तरह, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं और सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, आपस में ही खुश रहते हैं। मैं तो घंटों खड़ा होकर लंबे समय तक उनको देखता रहता हूं। अगला पैसेज है, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन विद द कंडीशन। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन आई डिमेंटेड विद The mania of owning things। दोस्तों, इस पैसेज का मतलब है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी कंडीशन को लेकर रोते नहीं है, अपनी हालात को लेकर रोते नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये तो सब हम ह्यूमंस करते हैं। और वो सभी अपने सिंस को लेकर, यानी कि अपने जो भी दुष्कर्म है को लेकर भगवान के पास प्रे भी नहीं करते। और ना ही कोई भी एनिमल
मुझे तंग करता है कि भगवान के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। ना ही कोई एनिमल डिससेटिस्फाइड होता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग होती ही नहीं है। दोस्तों, अगला पैसेज है Not one kneel to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one irrespectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. दोस्तों, इस पैसेज का मतलब है कि कोई भी एनिमल एक दूसरे के आगे झुकता नहीं है, फिर चाहे वो हजारों साल पहले रह के क्यों ना गए हो। उन सबसे पहले ये तो हम ह्यूमंस हैं जो खुश नहीं रहते और अपने ही जैसे इंसान को संत मानकर, भगवान मानकर पूजा करते हैं उनकी, लेकिन एनिमल्स ऐसा कभी नहीं करते। अगला पैसेज है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their position. I wonder where they got those tokens. Did I pass that huge time ago and negligently drop them? दोस्तों, इसका मतलब है ये सभी नेचर जो एनिमल्स के हैं ये तो किसी ह्यूमन के होते हैं। टोकन का मतलब यहाँ पर वही नेचर के बारे में सिंबलाइज किया गया है कि एनिमल्स ऐसे कैसे हुए, ये तो सिर्फ ह्यूमंस हुआ करते थे। दोस्तों, ये पोएम यहीं खत्म होती है। आइए हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत। स्वीट एंड वाइन मतलब रोना, टू क्राई। सिंस, सिंस मतलब मिसडीड्स, बुरे कर्म। डिमेंटेड, अफेक्टेड विद मैडनेस यानी किसी चीज का बुरा प्रभाव पड़ना। मेनिया, मैडनेस, मैडनेस यानी पागलपन। ओनिंग, पोजेसिंग मतलब किसी चीज के ऊपर आपका हक। नील्स, किसी के आगे झुकना। टोकन, सिंबल। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? अबाउट द पोएट एंड पोएम। आज की इस वीडियो में हमने पोएट के बारे में कुछ बातें जानी और पोएम के बारे में भी। एनिमल्स, और हमने एनिमल्स पोएम पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से एनिमल्स पोएम जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए। अगली वीडियो में हम एनिमल्स पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th की एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम है एनिमल्स, जो आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनिमल्स पोएम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन यानी हर प्रश्न पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा ताकि आप उनके आंसर्स, उनके उत्तर सोच सकें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट लाइक एनिमल्स, मतलब कवि को जानवर क्यों पसंद थे? दोस्तों, इसका आंसर है द पोएट लाइक्स एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेन्ड एंड क्वाइट नेचर। पोएट को एनिमल्स उनके शांत स्वभाव की वजह से पसंद थे। The fact that animals are not like human beings and satisfied with their lives appeal to the poet a lot। और ये फैक्ट कि जानवर इंसानों की तरह नहीं होते और वो अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ये पोएट को बहुत अच्छा लगता था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शन दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमंस डोंट। एक्सप्लेन करिए वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि जो जानवरों के पास होती है लेकिन इंसान के पास नहीं होती। दोस्तों, इसका आंसर द मोर ह्यूमंस ओन द मोर देयर डिजायर टू ओन ग्रोज।
leaving them dissatisfied forever. जितना ज़्यादा मनुष्य एक इंसान कमाता है और अपनाता है, उससे ज़्यादा उसको डिज़ायर होने लगती है कि उसे और चाहिए, और वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता. The absence of this greed in animals keep them satisfied, and its presence keeps humans dissatisfied. लालच जानवरों में नहीं होता, इसीलिए वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, और यहीं पर इंसानों के अंदर लालच होता है और वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं. अगला क्वेश्चन है, Why do animals not weep for their sins? Animals कभी रोते क्यों नहीं है अपने दुष्कर्मों के लिए? दोस्तों, इसका आंसर है Animals do not weep for their sins because they don't need to do so. क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं होती अपने दुष्कर्मों के लिए रोने की, माफी मांगने की. They are innocent creatures that commit no sins. और वो innocent creatures होते हैं जो कोई पाप करते ही नहीं हैं. It is human who weep yet commit sins. ये humans होते हैं, यानी मनुष्य होते हैं जो पाप करते भी हैं और उनके लिए माफी भी मांगते हैं, रोते भी हैं. अगला क्वेश्चन है, What does the poet mean by not one is respectable or unhappy over the whole earth? ये जो फ्रेज दिया हुआ है, इससे पोएट का क्या मतलब था? दोस्तों, इसका आंसर है The poet means that animals do not pray to God or to ancestors and all of them are equal. जानवर भगवान की पूजा नहीं करते और ना ही एंसेस्टर्स की पूजा करते, वो सभी बराबर होते हैं. Hence, no one is more respectable than the other. और इसी सब वजह से कोई भी एक दूसरे से ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं होता, सब बराबर होते हैं. The good values of animals and the lack of social conventions make them happy. जानवरों की अच्छी आदतें और सोसाइटी का प्रेशर ना होने की वजह से वो सब खुश रहते हैं. अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ डिजायर. जानवरों में और इंसानों में डिफरेंशिएट करिए डिजायर को लेकर. दोस्तों, इसका आंसर है एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस एज दे हैव नो डिजायर टू ओन थिंग्स. जानवर बहुत अलग होते हैं इंसानों से क्योंकि उनकी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग नहीं होती, वो किसी भी लालच के बिना बहुत खुश होते हैं. While humans become maniacs in their greed for possessing valuables. और यहीं पर जो मनुष्य होते हैं वो मटेरियलिस्टिक थिंकिंग रखते हैं और उनको लालच होता है वैल्यूएबल चीजें रखने का. दोस्तों, ये क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं. आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से एनिमल्स पोएम जरूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए. थैंक यू. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करेंगे यह जानेंगे. हम यह भी जानेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या कुछ पढ़ा था, क्योंकि यह अपठित गद्यांश का दूसरा वीडियो है. आइए जानते हैं दूसरी वीडियो के विषय बिंदु. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, यानी पिछली वीडियो का रिवीजन करेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे. इसके बाद अपठित गद्यांश को हल करने की विधि जानेंगे
विधि जानते हुए हम उदाहरण युक्त स्पष्टीकरण करेंगे, यानी जो विधि हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी उस विधि को किस प्रकार प्रयोग करते हुए हम अपठित गद्यांश को सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं, यह जानेंगे। तैयार हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आइए उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अपठित गद्यांश को हल करने के लिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और प्रश्न को पढ़ने के बाद गद्यांश को रेखांकित करते हुए पढ़ना चाहिए, जिससे हमें गद्यांश समझ में आ जाए और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को खोजने के लिए हमें बार बार उसे पढ़ने की आवश्यकता न हो। गद्यांश का उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए और उसे उत्तर पुस्तिका में लिखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि उस विधि का प्रयोग करके हम किस प्रकार अपनी इस वीडियो में गद्यांश को सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम गद्यांश को कैसे हल करेंगे। अब स्क्रीन पर देखिए, जब आपके सामने प्रश्न पत्र होगा तो प्रश्न पत्र का पहला आवरण कुछ इस प्रकार होगा और पहला प्रश्न अपठित गद्यांश से ही संबंधित होगा। अब जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिले, आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके गद्यांश को पढ़ेंगे और किस प्रकार उसे हल करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप दिए गए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उस प्रश्न को पढ़ते हुए आप ध्यान में रखेंगे कि आपको कौन कौन सी जानकारी चाहिए और उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आप गद्यांश के महत्वपूर्ण स्थलों को रेखांकित करते हुए पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम गद्यांश को हल करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक गद्यांश दिखाया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कुंभ पर्व कहां कहां मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कहां का कुंभ पर्व विशेष महत्व रखता है। उज्जैन के कुंभ पर्व के समय कौन सा ग्रह किस राशि पर अवस्थित होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, प्राचीन काल में इसे किस नाम से भी जाना जाता था। और पांचवा प्रश्न है कि उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को और किस नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि हमें किस किस प्रकार की जानकारी चाहिए। पहला, हमें चाहिए कि कुंभ पर्व कहां कहां मनाया जाता है। दूसरा, कुंभ पर्व विशेष रूप से कहां मनाया जाता है। तीसरा, कुंभ पर्व बनाते समय कौन सी राशि कौन से ग्रह पर होनी चाहिए। और प्राचीन काल में उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था और उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को किस नाम से जाना जाता है। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसे रेखांकित कर लेंगे। गद्यांश है, क्षिप्रा तट पर बसे उज्जैन नगर में कुंभ पर्व का होना ज्योतिष के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग, नासिक इन तीनों स्थलों के कुंभ पर्व की तुलना में विशेष महत्व रखता है। यानी अब देखिए, यहां पर उज्जैन में कुंभ पर्व बनाया जाता है, हरिद्वार प्रयाग में बनाया जाता है, नासिक में बनाया जाता है। तो देखिए, ये हमने पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। अब दूसरा है कि इनमें से कहां कहां का विशेष महत्व रखता है कुंभ पर्व। तो साहित्यिक दृष्टि से भी उज्जैन कालिदास की नगरी होने के कारण विशिष्ट तो है ही, किंतु यह मेला उसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी बढ़ा देता है। ठीक है, इसका मतलब उज्जैन का जो कुंभ पर्व है वो विशेष महत्व रखता है। इसके बाद प्राचीन काल में इसे अवंतिका नाम से भी जाना जाता था, यानी उज्जैन को अवंतिका भी कहते थे। अब उज्जैन के कुंभ पर्व के समय यह अनिवार्य है कि गुरु नामक ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित हो। यहां आयोजित कुंभ पर्व को सिंहस्थ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने ये पूरे गद्यांश को पढ़ लिया, इसके प्रश्नों को समझ लिया और रेखांकित कर लिया। अब हमने 2 चरण तो पूरे कर लिए। अब हमें उत्तर की योजना बनाते हुए इस गद्यांश को हल करते हुए इसका उत्तर लिखना है। तो
उत्तर कैसे लिखेंगे, अब यह प्रश्न उठता है। तो प्रश्न यह है, कुंभ पर्व कहां कहां मनाया जाता है? तो हम गद्यांश में जाएंगे और रेखांकित शब्दों में देखेंगे, खोजने का प्रयास करेंगे। तो हम पाएंगे कि उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि कुंभ पर्व उज्जैन नगर, हरिद्वार, प्रयाग तथा नासिक में मनाया जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। आप सभी को दूसरा प्रश्न तो याद ही होगा। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कहां का कुंभ पर्व विशेष महत्व रखता है? कहां का विशेष महत्व रखता है? अब इसके लिए हम वापस से जाएंगे, हमें पूरा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम रेखांकित वाक्यों को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उज्जैन का जो कुंभ पर्व है वो विशेष महत्व रखता है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार रखेंगे कि उज्जैन नगरी में मनाया जाने वाला कुंभ पर्व विशेष महत्व रखता है। अब आप जरा उत्तर की जो वाक्य रचना है उस पर ध्यान दें। प्रश्न के ही कुछ अंशों को प्रयोग करके उत्तर बनाया गया है। जैसे कुंभ पर्व कहां मनाया जाता है? तो कुंभ पर्व उज्जैन नगर, हरिद्वार, प्रयाग तथा नासिक, सिर्फ इन्हीं शब्दों को लिखा गया है और मनाया जाता है प्रश्न में से ही अवतरित है, यानी इसे हमने पूरा अपने शब्दों में लिखा है। यही सावधानी हमें बरतनी है। आइए अब हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन के कुंभ पर्व के समय कौन सा ग्रह किस राशि पर अवस्थित होना चाहिए? अब इसके लिए रेखांकित शब्दों को हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले दो प्रश्नों को हल किया। तो देखेंगे हम कि कुंभ पर्व के समय यह अनिवार्य है कि गुरु नामक ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित होना चाहिए। तो यही हम उत्तर के स्वरूप लिख देंगे कि उज्जैन के कुंभ पर्व के समय गुरु नामक ग्रह सिंह राशि पर अवस्थित होना चाहिए। आप पाएंगे कि उत्तर का वाक्य विन्यास प्रश्न के वाक्य विन्यास पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखिए, किसके बारे में पूछा जा रहा है? कुंभ पर्व के बारे में नहीं, उज्जैन नगरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब हम अनुच्छेद में वापस जाएंगे और उसके रेखांकित शब्दों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार उत्तर होगा कि प्राचीन काल में इसे किसे, उज्जैन नगर को अवंतिका नाम से भी जाना जाता था। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि पर्वों के बहुत से नाम होते हैं, इसीलिए उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को एक विशेष नाम से जाना जाता है। हम गद्यांश में जाएंगे, रेखांकित शब्दों को देखेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो अंतिम वाक्य है अनुच्छेद का, उसी में इसका उत्तर छुपा है। यहां आयोजित कुंभ पर्व को, यहां कहां, उज्जैन नगरी में आयोजित कुंभ पर्व को सिंहस्थ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि उज्जैन में आयोजित कुंभ पर्व को सिंहस्थ पर्व के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, अब तक तो हमने सरलता पूर्वक सभी प्रश्नों को हल कर लिया। क्यों? क्योंकि जो तथ्यात्मक जानकारी थी उसी के आधार पर यह प्रश्न पूछे गए थे। पर अक्सर एक विचित्र सा प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न जितना विचित्र है उतना स्वाभाविक भी है कि गद्यांश का एक शीर्षक लिखिए। शीर्षक मतलब होता है टाइटल, यानी इस गद्यांश को अगर आपकी किताब में छाप दिया जाए, किसी न्यूज़पेपर में छाप दिया जाए, तो उसका हेडिंग क्या रखेंगे आप? तो उस हेडिंग के लिए एक विशेष शब्द हमें देना होता है। तो क्योंकि हमने गद्यांश पढ़ा कि इस पूरे गद्यांश में कुंभ नगर के जो कुंभ का पर्व है उसके बारे में बताया गया है, उज्जैन नगर में जो विशेष कुंभ पर्व मनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है, तो उसके इर्द गिर्द ही ये जो अनुच्छेद है वो घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित ही शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक पढ़कर हमें अनुच्छेद का जो मर्म है, जो उसका केंद्र बिंदु है, वो पता चलना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसका शीर्षक या तो कुंभ पर्व रख सकते हैं या फिर उज्जैन का कुंभ पर्व भी रख सकते हैं। गद्यांश का जो शीर्षक है वो कुछ भी हो सकता है, पर शर्त यह है कि उस शीर्षक से हमें
गद्यांश के केंद्र बिंदु का ज्ञान हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको इस विधि को समझने में आसानी हुई होगी। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि गद्यांश को किस प्रकार हल किया जा सकता है और गद्यांश का उत्तर किस प्रकार उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यह भी हमने जाना। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और घर जाकर आप अपठित गद्यांशों का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में इंग्लिश के चैप्टर एनिमल को पढ़ा। ठीक इसके बाद क्लास 10th में ही हिंदी के अध्याय अपठित गद्यांश को पढ़ा। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।